नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपका अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था की जो नया लेक्चर है इसमें आप लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो जो कई लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि सर भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जो इस समय जो चल रहा है तो भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या है, उसके लेकर के कई बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था। इसीलिए मैं आज एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं और ये हमारे बेसिक इकोनॉमी का भी क्वेश्चन है और एक कहा जाए करंट का टॉपिक भी है, दोनों चीज़ें हैं। हालांकि टॉपिक देखा जाए तो ये है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वरूप है, ये हम सब लोग जानते हैं। इसी संदर्भ में कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों के कंटेंट को हमने मिक्स किया हुआ है और उनसे मिलकर बना हुआ है मिक्स्ड इकोनॉमी। बात आती है कि ये तो है, लेकिन कई लोगों ने कहा कि सर इस समय तो धीरे धीरे जो समाजवादी व्यवस्था के जो लक्षण हैं वो तो खत्म होते जा रहा है, हर चीज़ प्राइवेटाइज होती जा रही है, हर चीज़ को गवर्नमेंट सेल करती जा रही है धीरे धीरे, तो फिर समाजवाद इस समय बचा कहाँ? यही वो चीज़ है जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस या किसी भी स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंस के एग्जाम में इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन जो हैं आपको कहीं नहीं मिलते, किसी किताब में नहीं मिलेंगे। बड़े बड़े अच्छे आर्टिकल्स की जो बुक होती हैं उनमें मिलेंगे, न्यूज़पेपर के जो अच्छे न्यूज़पेपर हैं उनमें एनालिसिस मिलेगा, वहीं पर आपको देखने को मिलेगा। इस संदर्भ में दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला, सबसे पहले बैकग्राउंड जाने कि भारत ने मिक्स इकोनॉमी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्यों चुना, इस पर चर्चा करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन जो है कि वर्तमान में मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है वो क्यों बदल रहा है और कैसे बदल रहा है, उसको लेकर के चर्चा करेंगे। नेचर में जो चेंज आ रहा है वो, और भारत ने मिक्स इकोनॉमी को क्यों चुना था, यानी कि ये पहला प्रीवियस टॉपिक है, ये उसके बाद का है। तो दोस्तों इस टॉपिक को आज हम चर्चा करेंगे और इसके साथ ही मिक्स इकोनॉमी क्या होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, इन सब चीज़ों पे तो ऑटोमेटिक चर्चा हो जाएगी। क्लियर? तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। मैं मनोज कुमार आपका मनोज IAS अकेडमी के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज आपका ये वीडियो, आज का आपका लेक्चर आपको बहुत पसंद आएगा, आपके बहुत काम का आएगा। और समझ लीजिए कि आप आज आपकी इस चीज़ से सारे के सारे जो कंसेप्ट हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे, मन में कोई डाउट नहीं रहेगा किसी भी तरह का। क्लियर? बस ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। क्लियर? चलिए देखिए, सबसे पहले तो हम बात करें मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है पूंजीवादी और समाजवादी दोनों चीजों का मिश्रण होता है। इट इज द मिक्सअप ऑफ द कैपिटलिज्म एंड द सोशलिज्म। यानी कि साधारण तौर पर कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जो जनरली आप लोग जानते हैं वो है निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र, यानी पब्लिक और प्राइवेट, इन दोनों का मिक्सअप होता है। यानी कि जिसमें सरकारी का मतलब सार्वजनिक भी कह सकते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र, इन दोनों का जहां पर एक साथ को एग्जिस्टेंस होता है, दोनों मिलकर के एक साथ काम करते हैं, उस अर्थव्यवस्था को कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। लेकिन बात यह आती है कि इसको शुरू करने से पहले हम ये जान लें कि पूंजीवादी व्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था, इन दोनों के मूलभूत लक्षण क्या होते हैं, क्या कमियां होती हैं। आखिर बहुत सारे देशों ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया हुआ है, बहुत सारे देशों ने समाजवादी अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया हुआ है। आखिर कुछ ना कुछ तो कारण होंगे उनके। उसी संदर्भ में पहले इन दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स को हम जान लें, उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर भारत ने इस मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्यों अपनाया है। देखिए, यह है आपका एक चार्ट जो मैंने आप लोगों को बनाया हुआ है। और ध्यान रखिएगा, आप जब भी आप लोग इस लेक्चर को सुने तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कॉपी पेंसिल, कॉपी किताब सब लेकर के बैठें। पेंसिल लें, एक रजिस्टर लें और उसको जो मैं समझा रहा हूं उसको साथ के साथ नोट करते जाइए। ये आपके नोट्स बन जाएंगे और मैं समझता हूं कि इससे बेहतर नोट्स आप लोगों को नहीं मिलेंगे। मैं एकदम दावा तो नहीं कर रहा कि आई एम द बेस्ट, बट इतना जरूर है कि किसी बेस्ट से कम भी नहीं होगा, ये मेरा दावा है। ठीक है,
क्योंकि ये एक तरीके से मान के चलिए कि मैं आपको इस क्षेत्र में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहने दूंगा, और अर्थव्यवस्था जो आप लोगों की कमजोरी होती है वो कभी भी आपको परेशान नहीं करेगी। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले कैपिटलिज्म की बात करते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के एग्जाम्पल आप जानते होंगे, जैसे अमेरिका है और बहुत सारे देश हैं, ठीक है ना। अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, फ्रांस हुआ, ये सब कैसे हैं? पूंजीवादी देश हैं। चाइना हुआ, रूस हुआ, ये समाजवादी देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था समाजवाद पर आधारित है। क्लियर है? देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है एडम स्मिथ के सिद्धांत पर आधारित है, जो खुले बाजार का पक्षधर है। यानी कि वो कहता है कि अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, यानी कि हस्तक्षेप का सिद्धांत की बात करता है। यानी कि बाजार जो है वो किस चीज से चलता है? डिमांड और सप्लाई से। किसी भी चीज की मांग ज्यादा है तो स्वाभाविक सी बात है कीमतें उसी के अनुसार बढ़नी चाहिए। किसी चीज की डिमांड कम है तो उसी चीज की कीमतें उसी के अनुसार नीचे घट जानी चाहिए। जैसी सप्लाई है, जैसी डिमांड है, उसी के अनुसार बाजार में वस्तुओं की कीमतें घटती बढ़ती रहनी चाहिए, ये कहता है। और उसमें सरकार को कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, नो इंटरफेयर, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लेसिस फेयर का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लेसिस फेयर। तो प्री के लिए भी इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक परीक्षा के लिए, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार की जो भूमिका होती है, गवर्नमेंट की जो भूमिका होती है, वो बहुत सीमित होती है, जस्ट अ रेगुलेटर के तौर पर, केवल वो देखता है। बाकी ये बाजार प्रेरित होती है डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग, ठीक। अब डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग होगी तो स्वाभाविक सी बात है उसमें कंपटीशन होगा, प्रतिस्पर्धा होगी, और प्रतिस्पर्धा जितनी ज्यादा होगी समझ लीजिए उतनी ही अच्छी गुड्स एंड सर्विसेज कम से कम कीमत पर आपको मिलेंगे। और प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तो कीमत भी ज्यादा होगी और क्या होगा? क्वालिटी भी घटिया होगी। क्लियर? जब क्वालिटी भी घटिया होगी तो आप एक सोचिए कि एक उपभोक्ता के अनुसार क्या होना चाहिए? मार्केट में कंपटीशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, जिससे कि हम लोगों को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिल सकें। इज इट क्लियर? तो प्रतिस्पर्धा इस पूंजीवाद में होती है। तीसरा, कौशल का उपयोग, यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द स्किल। इसका मतलब होता है कि पहली चीज, अगर मेरे पास स्किल अच्छी है तो मुझे ऊपर बढ़ने का मौका क्यों ना मिले, मुझे और अच्छे काम करने का मौका क्यों ना मिले। यह कैपिटलिज्म कहता है कि हम उस हर चीज को उपभोग करना चाहेंगे जिसकी में क्षमता होती है। और वो कौशल किसके पास होगा? लेबर के पास। मैं हूं, आप हैं, सब है। सब कौन है? लेबर ही तो हैं। तो उसकी क्षमता का उपयोग करते हैं, उसका सही उपयोग हो पाता है। सोचिए, सरकारी व्यवस्था में जाएं तो आप देखते होंगे कि क्या हालत होती है। हमारे जैसे, तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग काम करने के लिए जाते हैं, देश व्यवस्था, शासन, समाज को बदलने के लिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही सिस्टम में पहुंच जाते हैं धीरे धीरे वहां के जो लोग हैं हमको कुछ करने ही नहीं देते जो हम करना चाहते हैं। धीरे 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 हम भी उनके जैसे हो जाते हैं। लेकिन यहां पर क्या होता है, किसी भी कंपनी में अगर काम करेंगे, अगर वो उसके लिए आपके अंदर क्षमता है, उसको ऊपर उठा रहे हैं, तो कंपनी आपको ऊपर उठाएगी, आपकी क्षमता का उपयोग करेगी। यही है कैपिटलिज्म का सिद्धांत। तो 3 पॉइंट हो गए। और उपभोक्ता केंद्रित, कंज्यूमर सेंट्रिक होती है ये, यानी कि इसमें गैर जरूरी चीजों का उत्पादन नहीं होता, बल्कि ये केवल उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं जिसकी उपभोक्ता को जरूरत होती है, चाहे वो सही हो या गलत, इससे कोई मतलब नहीं है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। कैसे? सही हो या गलत हो इससे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब होता है उनकी वस्तु बिकनी चाहिए। आप सोचिए कि घर में बहुत सारे आलू हैं, हम बहुत सारे चिप्स बना के खा सकते हैं, लेकिन नहीं, हम आधे आलू का चिप्स 5 रुपए या 10 रुपए का बाजार से खरीदेंगे। वही चीज अपने खेत में खुद आलू उगाते हैं, आलू को बेचते हैं, बाद में फिर उसी आलू को खाते हैं। अपने खेत में हम अपने गेहूं को उगाते हैं, गेहूं बेचते हैं, और बाजार का पिसा हुआ आटा हम लेकर के आते हैं, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि आपको क्या जरूरत है। बस यही चीज है। इसका मतलब उपभोक्ता केंद्रित वस्तुओं को वो उत्पादन करते हैं और वो सब बिकती हैं फिर। तो ये कुछ विशेषताएं हैं किसकी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। तो 1 2 3 4 इनको आप लोग याद रखिएगा। क्लियर? इसको समझ लीजिए, ध्यान रखिएगा।
मार्केट ओरिएंटेड लेसेस फेयर थ्योरी पर बेस्ड है, कंपटीशन बेस्ड है, स्किल का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है और कंज्यूमर सेंट्रिक है। क्लियर? चलिए अब बात आती है कि इसके लाभ और इसकी सीमाएं क्या हैं। तो देख लीजिए पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या होते हैं, ये रहे। पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट की बात की जाए तो सबसे बड़ी चीज होती है पॉजिटिव में कि इसमें संसाधनों का सही उपयोग हो पाता है। आप कभी गवर्नमेंट ऑफिस में गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पंखा चल रहा है तो चल रहा है, एसी चल रहा है तो चल रहा है, कोई ऑफिस में बैठा है या नहीं बैठा है, क्योंकि उनको पता है कोई कुछ कहने वाला नहीं है। लेकिन अगर यही चीज मेरे अपने सिस्टम में हो, मेरी अपनी कंपनी में हो, मेरे अपने इंस्टीट्यूट में हो, तो मैं एम्प्लॉय को ये सब करने की परमिशन दूंगा? बताइए, नहीं। मैं चाहूंगा एक एक चीज का सही उपयोग किया जाए, एक एक मिनट का उपयोग किया जाए, एक एक पैसे का उपयोग किया जाए। तो संसाधनों का सही उपयोग यहां होता है, मिसयूज नहीं होता। नंबर 2, यहां पर आपको तीव्र आर्थिक समृद्धि मिलती है, यानी जितना ज्यादा उत्पादन उतने ज्यादा पैसे की इनकम, उतनी ज्यादा इनकम, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ। इससे हाई ग्रोथ रेट हमको मिलती है। हाई ग्रोथ रेट का मतलब होता है पिछले साल की तुलना में इस साल और अधिक उत्पादन। क्लियर है? तो लास्ट ईयर के कंपेरेटिवली जब और ज्यादा उत्पादन होगा तो स्वाभाविक सी बात है पैसा ज्यादा होगा, पैसा ज्यादा होगा तो विकास होगा, डेवलपमेंट, जिसमें हम अपने संसाधन जुटाते हैं, और विकास होगा, इसके साथ साथ उसका रोजगार भी बढ़ेगा, क्योंकि वस्तुएं जब किसी कंपनी में ज्यादा उत्पादन होंगी तो आप समझ लीजिए कि वहां पर एम्प्लॉयज के लिए एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिलेगा। अब सोचिए मेरे सेंटर में बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले लें तो क्या होगा, मुझे अपना स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा, मुझे टीचर्स और अपॉइंट करने पड़ेंगे, मुझे और ज़्यादा टेक्नीशियंस की जरूरत पड़ेगी, मुझे और ज़्यादा अकेडमिशियंस की जरूरत पड़ेगी। तो यही वो चीज़ है, जितनी ज़्यादा मेरी ग्रोथ होगी उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, उतना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। क्लियर है? ये पॉजिटिव है। और इससे क्या होगा, लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा, इंप्रूवमेंट ऑफ द लिविंग स्टैंडर्ड। क्लियर है? जब मेरी इनकम बढ़ेगी तो स्वाभाविक सी बात है मेरा जीवन स्तर कैसा होगा, लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा, बढ़ेगा। तो ये इसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स हैं। क्लियर? इस चीज को समझ लीजिएगा। अब बात आती है क्या ये पूरी तरह सही है? नहीं, इसके कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स भी हैं, वो देख लीजिए। क्या है? असमानता, इसमें इनइक्वालिटी बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? सबसे बड़ी चीज इनइक्वालिटी कैसे बढ़ेगी उसको जान लीजिए। देखिए मेरे पास स्किल है तो मुझे मिल रहा है लाखों करोड़ों का पैकेज मिल रहा है, और मेरे पास किसी दूसरे के पास स्किल कम है, उसको कुछ नहीं मिल रहा, वो मजदूरी कर रहा है। अब सोचिए एक तरफ मजदूर है और एक तरफ हाई पेड एम्प्लॉयज हैं, तो दोनों के लिविंग स्टैंडर्ड, दोनों के जीवन स्तर में कितना डिफरेंस आएगा ये। और ये क्या करता है, ये गैप बढ़ा देता है, रिच और पुअर के बीच का जो गैप है इसको बढ़ा देता है, अमीर और गरीब के बीच की खाई को बढ़ाता है। क्योंकि जिसके पास पैसा है वो इतना बड़ा स्टूडियो बना सकता है, जिसके पास पैसा नहीं है वो बेचारा किसी तरह से अपनी क्लास लेगा आज के समय में। अब आप खुद सोच लीजिए, जिसने इस पूरे सेटअप को लगाया है, पैसा है तो लगा लेगा, और जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो कैसे पढ़ाओगे, कैसे ऑनलाइन क्लास दोगे? नहीं दे पाओगे ना। यही है, यानी कि इसमें असमानता बढ़ती है। जो पैसा लगाएगा वो ऊपर उठेगा, जो पैसा नहीं लगाएगा वो नीचे जाएगा, क्योंकि वही बिकता है। तो असमानता इसी को कहते हैं रिच एंड पुअर के बीच का गैप का बढ़ना, इंक्रीज द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर, अमीर और गरीब के बीच की खाई का बढ़ना। दूसरा है वर्ग संघर्ष। जब समाज में दो गैप हो जाएंगे तो समझ लीजिए निम्न वर्ग उच्च वर्ग से चिढ़ेगा, उच्च वर्ग निम्न वर्ग को अपने साथ बैठने नहीं देगा। ये तो आप अच्छे से जानते हैं। अभी आपकी अच्छी नौकरी मिल जाए तो गांव के गरीब आदमी के साथ उतना बैठना पसंद करोगे? नहीं बैठना पसंद करोगे। तो वर्ग संघर्ष बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे चिढ़ेंगे, एक दूसरे के संसाधन पर हथियाने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब है इसमें जन कल्याण का अभाव होता है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता जिसमें यह कहा जाए कि हम गरीबों की हेल्प करेंगे। क्या रिलायंस कंपनी, क्या कोई भी कंपनी आपका एक दिन से ज़्यादा का डाटा, आज अगर आपका डाटा खत्म हो जाता है तो क्या आपको एक दिन का डाटा मुफ्त में दे सकती है? एक दिन की वैलिडिटी बढ़ा सकती है? नहीं, उसी दिन उतने ही बजे सेकंड के साथ वो बंद हो जाता है सिस्टम। आप कुछ भी करते रहिए, जब तक रिचार्ज नहीं कराओगे तब तक नहीं होगा। यही है प्राइवेट कंपनी। सोचिए बिजली के कनेक्शन को, सोचिए जिस दिन की डेट होती है उस दिन के अगले दिन काट देती है। सरकारी व्यवस्था से नोटिस आते रहते हैं, लाइट नहीं कटती। इट्स द डिफरेंस।
तो इसमें जन कल्याण का अभाव होता है। पूंजीवाद का एक ही मोटिव होता है, मनी। मनी को अर्न करना, इसके लिए ही वो काम कर रहे हैं। पूंजी को बढ़ाना, पूंजी लगाना, पैसे से पैसा लगाना, पैसे से पैसा बढ़ाना। तो ये चीज समझ में आ गई। तो पॉजिटिव, नेगेटिव, फीचर्स, ये तीनों चीजें हैं। अब इसी चीज को हम देखें समाजवाद में, तो समाजवाद में जस्ट इसका उल्टा होता है, जस्ट अपोजिट। और समाजवादी विचारधारा जो है, अब आप समझ लीजिए, समाजवादी विचारधारा आपकी मार्क्स के सिद्धांत पर आधारित है। दास कैपिटल इनकी बुक का नाम है, दास कैपिटल, ठीक है ना, इनके सिद्धांत पर आधारित है, मार्क्स के, ठीक है ना। और इसमें क्या है, वो कहते हैं कि बाजार से नहीं बल्कि उपभोग, जनता की जरूरत के हिसाब से काम करना चाहिए। अर्थव्यवस्था का संचालन जनता की जरूरत के हिसाब से होना चाहिए, यानी उन चीजों का उत्पादन होना चाहिए जिसकी जरूरत है, ना कि उनकी जिसकी मार्केट में जरूरत हो। एक, प्रतिस्पर्धा नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहां सभी के लिए रोजगार की बात की जाती है। क्योंकि जब तक सबको रोजगार नहीं मिलेगा, आप सोच लीजिए उसका विकास हो सकता है? नहीं। जैसी उसको जरूरत हो, जैसा वो काम कर सकता है, उसके अनुसार उसको काम मिलना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ तो स्किल होती है। जैसे अभी यूपी गवर्नमेंट ने और कई सारे स्टेट गवर्नमेंट ने एक डाटा बनवाया है, एक पोर्टल खोला है, जॉब पोर्टल से लेकर कई सारी चीज़ें। दिल्ली में जो रोजगार पोर्टल खोला गया है, रोजगार बाजार के नाम से, तो वहाँ पर क्या है कि सब लोग जिसके पास जैसी स्किल है वो अपने आप को रजिस्टर्ड करे, उनको वैसा ही जॉब दिलवाया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, उन सभी को उनकी स्किल के अनुसार रोजगार देना होता है, यानी कोई भी बेरोजगार नहीं होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर उपभोक्ता केंद्रित नहीं बल्कि जरूरत के हिसाब से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। यानी कि यहाँ पर जो लोगों का जो जीवन स्तर है वो बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन सर्वाइवल होता है। और यहाँ पर जीवन स्तर कुछ लोगों का बहुत अच्छा होगा, कुछ का सर्वाइवल होगा। क्लियर? तो यहाँ पर जीवन स्तर का मतलब होता है जीवन को संचालन करना, जीवन संचालित होता है। यहां आप बहुत बड़ी सुविधाएं नहीं जुटा सकते, बात नहीं समझना, लेकिन हां आपकी जरूरतें पूरी होती रहेंगी। अब उसी तरीके से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जो पॉजिटिव पॉइंट हैं वो देखिए, वो समाजवादी अर्थव्यवस्था के लिए नेगेटिव हैं, और जो नेगेटिव पॉइंट हैं समाज पूंजीवाद के वो इनके पॉजिटिव हैं। कैसे? यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर सामाजिक समानता होती है, यहां असमानता बढ़ती है, यहां पर समानता बढ़ती है। असमानता क्या होगी? कम होती जाएगी। क्यों? सबको रोजगार मिल रहा है, ठीक। यहां जन कल्याण का अभाव है तो जन कल्याण को बढ़ावा मिलेगा, जिसका अपोजिट होगा। क्लियर? क्योंकि यहां पर लोगों के लिए काम किया जाएगा, सरकार लोगों के लिए काम करती है, ना कि किसी कंपनी या कॉरपोरेट सेक्टर के लिए। सरकार ही खुद अपने उद्योग धंधे चलाती है, किसके लिए? लोगों को रोजगार देने के लिए, लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए। इज इट क्लियर? ये, और यहां पर बात की जाए तो ये यहां पर उल्टे आ जाएगा। तो यहां संसाधनों का उपयोग होता है, तो आप समझ लीजिए कि यहां संसाधनों का उपयोग नहीं होगा। यहां जरूरत के अनुसार से चीजें बनाई जाएंगी। संसाधन कैसे हैं इससे कोई मतलब नहीं है। सोचिए, मेरे पास बहुत अच्छी स्किल है लेकिन मैं समाजवादी देश में रहता हूं, तो मुझे वही काम करना पड़ेगा जो वहां पर मौजूद होगा। मेरे पास कितनी भी स्किल हो, कुछ नहीं हो सकता, ठीक। मेरे पास अपने व्यक्तिगत पैसा कितना भी हो, सरकार उसको नहीं लेगी, उसका यूज नहीं करने देगी। वो कहेगी हम खुद ही उद्योग धंधे चलाएंगे। रोजगार, विकास, समृद्धि, वो यहां समृद्धि नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि लोगों की जरूरतें पूरी करना है पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल, सॉरी, बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल, ना कि ग्रोथ को प्रमोट करना कि पिछले साल से हमने ज्यादा कितना यहां पर इस बार उत्पादन किया। नहीं, यहां जीवन स्तर में सुधार नहीं होगा बल्कि क्या है, जन कल्याण होगा। सिर्फ वो, सॉरी, समृद्धि निम्न होगी, निम्न जीवन स्तर होगा, जरूरतें पूरी होंगी, हाई लेवल नहीं हो सकता। तो यह है आपका टोटल समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के दोनों के लक्षण, पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और अगर किसी टॉपिक में कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे नंबर पर टेलीग्राम कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नंबर मैंने आपको दे दिया था 6398189646, इस पर टेलीग्राम कर सकते हैं, या इसके लेक्चर में नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कीजिए कि सर ये टॉपिक है, इस पर थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिएगा, तो कभी फिर वीडियो में उसको मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक इसके आगे देखते हैं
जब विशेषताएं समझनी तो भारत सरकार ने इसमें आखिर क्या किया, हमने भारत सरकार ने दोनों के तत्वों का समावेश किया, दोनों चीज़ों को। क्योंकि ना तो हम पूरी तरह समाजवादी हो सकते, समाजवाद के लिए सोचिए गरीबी दूर करने के लिए पैसे की जरूरत है, और पैसा कहाँ से आएगा, जब वस्तुएं बिकेंगी, वस्तुओं का उत्पादन होगा, तब रोजगार मिलेगा। यानी कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भारत सरकार ने इसी को समझा, इसीलिए उन्होंने पूंजीवाद भी लिया, कैपिटलिज्म, और यहां पर आपका सोशलिज्म, समाजवाद पूंजीवाद दोनों के लक्षणों को लिया, क्योंकि यहां से हमें तीव्र आर्थिक समृद्धि की जरूरत है, फास्ट ग्रोथ। जितना ज़्यादा पैसा आएगा उतना ज़्यादा हम लोगों को रोजगार भी दे पाएंगे, लोगों को सुविधाएं दे पाएंगे। कौशल को बढ़ावा, जब तक हम लोगों की स्किल नहीं बढ़ेगी, उसका उपयोग नहीं होगा, तब तक हम बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। अब सोचिए मेरे अंदर स्किल होने के बाद भी अगर मेरा यूटिलाइज नहीं होता, तो सोचिए क्या मैं अपने बच्चों को आगे बढ़ने दूंगा? नहीं। बोले क्या करना है बेटा, कहीं कुछ होना ही नहीं है, यही काम करना है तो करते रहो, कोई काम ही नहीं करेगा। मैं अपनी स्किल क्यों बढ़ाऊं, क्यों एक्स्ट्रा मेहनत करूं, जब मुझे इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, कहीं कुछ होना नहीं है। क्लियर? तो ये चीज। तीसरा, निजी क्षेत्र का उपयोग। निजी क्षेत्र के पास देखिए 3 चीजें होती हैं। एक कैपिटल होती है, पूंजी होती है, दूसरा टेक्नोलॉजी होती है, चौथी उसके पास एक होती है मार्केट, बाजार होता है, जिसको वो बाजार को बना सकता है। अब इन चीजों का उपयोग इसमें हो सकता है, यानी निजी क्षेत्र के संसाधनों का भी हम उपयोग कर सकते हैं, उसको मौका दे सकते हैं। और इसी के साथ यहां जन कल्याण भी होगा। सरकार अपनी तरफ से ये भी काम करेगी, लोगों की जरूरत के अनुसार उद्योग धंधों को भी चलाएगी, अपनी तरफ से भी चलाएगी और प्राइवेट सेक्टर को भी देगी। वर्ग संघर्ष की यहां समाप्ति करने की कोशिश करेगी, जिससे कि निम्न वर्ग के लोगों को और लोगों को इसको सुविधाएं मिल सकें, यानी ये भी इग्नोर ना हो और इनका भी उपयोग कर सकें। क्योंकि सरकार जब जन कल्याण कार्य करेगी तो उसको पैसे की जरूरत है। पैसा कहां से आएगा? यहां से, कैपिटल सेक्टर से। यहां हाई ग्रोथ रेट से पैसा आएगा और पैसे से ही इस जन कल्याण की योजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। सब सोचिएगा, आज गवर्नमेंट के पास पैसा ना होता तो क्या इतनी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स चला पाती जन कल्याण के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए? चाहे मनरेगा हो, मनरेगा में आप जानते हैं कितना काम होता है, बहुत थोड़ा सा काम होता है, लेकिन सैलरी उससे ज़्यादा दी जाती है, जरूरत से ज़्यादा लोगों को दिया जाता है, काम कुछ भी नहीं है। क्यों दिया जा रहा है? कि कम से कम इस बहाने उनको कुछ पैसा तो जा रहा है। तो ये जो चीज़ है वो समझने की जरूरत है। तो ये समझ में आ गया कि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के तत्वों को क्यों अपनाया, यही आंसर था। यानी कि आफ्टर 1947 इंडियन इकोनॉमी कैसी थी और क्यों थी, क्लियर हो गया होगा? ठीक है, चलिए अब इसके बाद बात करते हैं कि ये तो हो गया, हमने अपनाया और ये चलता रहा। लेकिन अब इसी के साथ देखिए कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल क्या शुरू से ऐसा ही रहा? नहीं। देखिए 1947 से के बाद, यानी कि 1991 से पहले हमारी जो अर्थव्यवस्था का स्वरूप था तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का है, मिक्स्ड इकोनॉमी का है, लेकिन उसमें समाजवादी तत्वों की भूमिका ज़्यादा थी। यानी कह सकते हैं सोशलिज्म प्लस कैपिटलिज्म दोनों था, लेकिन सोशलिज्म का जो रेशियो है वो 70 और इसका 30% का रेशियो था। यानी कि आप देखते होंगे बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, उद्योग धंधों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ज़्यादा से ज़्यादा सोशलिज्म किया गया, यानी कि सरकार ने अपने अंडर में लिया था। कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद या निजी क्षेत्र को हमने छूट तो दी थी, लेकिन बहुत सीमित दी थी, उस पर टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत लगा रखी थी। ठीक है, तो समाजवाद प्रेरित थी। क्यों? क्योंकि देश की आज़ादी के बाद लोगों को स्थायी रोजगार की जरूरत थी, जबकि प्राइवेट कंपनियां क्या करती हैं आप अच्छे से जानते हैं। प्राइवेट कंपनियां काम ये करती हैं कि अगर जब तक आपकी योग्यता है, जब तक आपकी ज़रूरत है, तब तक तो रखेंगे, उसके बाद निकाल देंगे। सरकारी व्यवस्था में ऐसा नहीं होता, वो आपके साथ आपके परिवार को भी पालती है, क्योंकि आपको केवल रोजगार नहीं देती, बल्कि आपको अपने परिवार को संचालित करने का एक मौका भी देती है। क्लियर है? उसको मौका भी देती है। इसलिए सरकार ने स्टार्टिंग में आम जनता तक सरकारी सुविधाएं और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई सुविधाएं पहुंचाने के लिए ही उन्होंने समाजवाद पर ज़्यादा फोकस किया। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ? कैपिटलिज्म सेक्टर यानी निजी क्षेत्र का बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं हो पाया
और समाजवाद की जो कमियां हैं वो ज़्यादा हावी होती चली गई और 1991 में क्या हो गया, संकट आ गया। और इस संकट का मुख्य कारण ही यही था कि हमने निजी क्षेत्र को यानी कि पूंजीवाद को बढ़ावा नहीं दिया था। अब बात आती है कि 1991 के बाद क्या हुआ, जब हम उभरे तो वर्ल्ड बैंक से हमने लोन लिया, तमाम सारी चीज़ें की और उसके बाद हमने अर्थव्यवस्था को क्या किया, ओपन किया, खोला अर्थव्यवस्था को। इस संकट से बचाने के लिए अर्थव्यवस्था खोला और निजी क्षेत्र यानी कि पूंजीवाद को उसमें बढ़ावा दिया। और तब से लेकर के अब तक लगातार पूंजीवाद बढ़ता चला जा रहा है। कारण मैं आपको पहले ही पिछली स्लाइड में बता चुका हूं कि इससे पहले हमने क्यों पूंजीवाद, क्योंकि हमें हाई ग्रोथ रेट चाहिए, हमें लोगों को रोजगार देना है, हमें लोगों के जीवन स्तर को सुधारना है, सरकार की आय बढ़ानी है और सबसे बड़ी चीज सरकार की भूमिका में परिवर्तन करना है। चेंज द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। व्यवस्था क्या है, सरकार का काम है देश शासन प्रशासन को चलाना, ना कि व्यवसाय करना। व्यवसाय करना केवल व्यवसायियों का कार्य है, उनको करने दीजिए, आप उनको रेगुलेट कीजिए। इसीलिए हमने 1991 के बाद सरकार क्या बन गई, गवर्नमेंट बन गई रेगुलेटर। क्लियर, विनियामक बन गई और वो केवल कानून बनाती है, कानून का पालन करवाती है, खुद नहीं चलाती। यानी धीरे धीरे वो उद्योग धंधों को कम कर रही है और निजी क्षेत्र को दे रही है, जिससे कि निजी क्षेत्र इसमें अपनी भूमिका निभा सके। और सरकार जो है रेगुलेटर के साथ सोशल वेलफेयर का काम करेगी। किसका काम करेगी, सामाजिक कल्याण का, समाज कल्याण का। ठीक है ना। अब बात आती है कि इसके पीछे और कौन कौन से कारक हैं। ये दो कारक तो हैं ही हैं, दो कारक, एक सरकार विनियामक की भूमिका बनानी चाहती है और सरकार क्या बनना चाहती है, जन कल्याण के कामों पर ज्यादा ध्यान देना चाहती है, प्रशासन पर ज्यादा ध्यान देना चाहती है। लेकिन इसके साथ एक चीज और भी है और वो क्या है, वैश्विक स्तर पर अपने देश की पहचान बढ़ाना। और वो पहचान तभी बढ़ सकती है जब अर्थव्यवस्था तेजी से ग्रो करे, आगे बढ़े, संसाधन आए, विदेशी निवेश बढ़े, हम एक फेमस डेस्टिनेशन बन जाए निवेश के, अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित हो, आगे बढ़े। नंबर 2, तीव्र आर्थिक विकास की जरूरत है और तीव्र आर्थिक विकास समाजवादी मॉडल से नहीं आ सकता, वो कैपिटलिस्ट के मॉडल से आएगा। जितना ज़्यादा रोजगार बढ़ेगा, जितना ज़्यादा लोगों को इनकम बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा लोगों का उत्पादन बढ़ेगा कंपनियों का, उतना ज़्यादा हमें ग्रोथ मिलेगी और जितनी ग्रोथ मिलेगी उतना ही हम लोगों को व्यक्तिगत स्तर फायदा होगा, सरकार को टैक्स का फायदा होगा। क्लियर, टैक्स का फायदा होगा, उसी टैक्स से ही वो जन कल्याण करेगी। तीसरा, लगातार देश में जनसंख्या बढ़ रही है, तो ऐसे में एक तरफ सरकार की भूमिका बढ़ जाएगी सोशल वेलफेयर की और दूसरी तरफ रोजगार की जरूरत बढ़ेगी। तो रोजगार कहां से आएंगे बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए, तीव्र आर्थिक विकास से। और तीव्र आर्थिक विकास कैपिटल सेक्टर ही दे सकता है, समाजवादी सेक्टर आपको ग्रोथ नहीं दे सकता, वो आपकी जरूरतें पूरी कर सकता है। और लास्ट है मानव विकास और सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए दबाव। एक तरफ हम लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाना है, उनके जो मानव विकास की जो चीजें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, ठीक है ना, स्वच्छ पेयजल, आवास, तमाम तरह की जो चीजें हैं उनके स्तर में वृद्धि करनी है। और वो कैसे होगी, वो सरकार के कल्याणकारी कार्यों के माध्यम से होगी और रोजगार प्रदान करने से होगी, एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन से। क्लियर। उसी के साथ ही हमें अपने पर्यावरण को भी बचाना है और पर्यावरण को बचाने के लिए हमें अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए, अच्छे टेक्नोलॉजी के लिए अच्छे संसाधन चाहिए, अच्छी रिसर्च चाहिए और उसके लिए बड़े निवेश की जरूरत है। अब वो निवेश कहां से आना है, इस सेक्टर से। बात क्लियर होगी नहीं? तो ये प्रमुख कारण है जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था के स्वरूप में आज की डेट में जो परिवर्तन आ रहा है, जो चेंज आ रहा है, वो यही मुख्य कारण है। अब आप समझ गए कि सरकार प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा क्यों दे रही है और क्यों उनका विनिवेश कर रही है, क्यों उनको बेच रही है और निजी क्षेत्र को आगे लेकर के आ रही है। लेकिन सरकार इसमें एक चीज और भी कर रही है, इसको बुरा मत मानिएगा। सरकार इसमें एक कंसेप्ट और भी जोड़ा हुआ है, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। वो है कंपनियों के लिए, जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके लिए, कि वो सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए अपनी इनकम का कुछ पैसा खर्च करें।
इसलिए आपने टीवी पर ऐड देखा होगा, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदोगे तो इसका 2% हिस्सा बालिका शिक्षा के लिए जाता है, इसका एक हिस्सा पर्यावरण के संरक्षण के लिए जाता है, एक हिस्सा इसके लिए जाता है, उसके लिए जाता है। तो ये क्या है? CSR ही तो है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसको हम आगे चल करके अगले लेक्चर्स में डिटेल में बताएंगे CSR क्या है और आपका विनिवेश क्या है। ऐसी छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी आपकी बहुत आती रहेगी, उस पर पूरा पूरा लेक्चर होगा। अब आप समझ लीजिएगा, टॉपिक ही नहीं होगा खाली कि मैं डेफिनेशन बता दूं, नहीं, पूरे पूरे लेक्चर होंगे। तो दोस्तों, आज आपका ये टॉपिक था कि वर्तमान में अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन आ रहा है, सरकार जो आपके चीज़ों को बेच रही है और बेचने से क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है और क्यों कर रही है, इसका आंसर आपको मिल गया होगा। पूंजीवाद को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है, समाजवाद को क्यों कम किया जा रहा है, कम करना बेटर है या नहीं है, ये आपको आंसर मिल गया होगा। और हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को क्यों अपनाया था और मॉडल अपनाया था तो कैसा मॉडल था। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, बहुत सारी चीजें आपको नई जानने को मिली होंगी और समझ में आया होगा कि अर्थव्यवस्था को कैसे पढ़ना है। अर्थव्यवस्था को केवल 2-3 पॉइंट में नहीं समझना कि भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, लेकिन कैसी, वर्तमान में उसमें क्या परिवर्तन आ रहा है, ये सोचना है। यही तो ब्यूरोक्रेट का काम है, क्योंकि आगे चल करके पॉलिसी तो आप ही को बनानी है ना, चाहे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हो, चाहे इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में हो, चाहे कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में हो, किसी भी डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी आप ही लोगों को बनना है। क्लियर है? तो आप ही लोगों को सारे काम करने हैं और उसकी समझ यहां नहीं होगी तो आपको ब्यूरोक्रेट क्यों बनाएगा, कोई क्यों अधिकारी बनाएगा, इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। ऐसे ही देखिए, मेंस पास नहीं होता है, मेंस पास करने के लिए बहुत बड़ी सोच की जरूरत है और ये कमी है हिंदी मीडियम के इंस्टीट्यूशंस में। वो नहीं बताते इतनी चीजें, क्योंकि उनको लेक्चर कंप्लीट करने हैं, बचाना नहीं है, बताना नहीं है, बच्चों को समझाना नहीं है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं दोषी हम और हमारी व्यवस्था भी है। ना बच्चे सीखना चाहते, ना टीचर सिखाना भी चाहता है। लेकिन आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो इस तरीके से पढ़ना होगा। मैं गारंटी दे रहा हूं, इस तरह की अप्रोच एक एक टॉपिक पर बनाते चले गए तो सोचिए, इकोनॉमी आपके लिए एक कहा जाएगा क्या, हलवे की प्लेट। बोले सबसे इजी टॉपिक हो गया, ये सबसे इजी सब्जेक्ट हो गया। यही इकोनॉमी है, टफ सब्जेक्ट को इजी बनाना, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसके कंसेप्ट को क्लियर करना, दैट्स इट। क्लियर? तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को बताइए। और जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं, 2 क्वेश्चन, इसको लिख करके मुझे इस टेलीग्राम नंबर पर जो मैंने बताया था, इस पर आप मुझे भेजिए उन क्वेश्चंस को। मैं देखना चाहता हूं 150 से 2 शब्दों में आप कैसे लिखते हैं, ठीक है? और लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक? और कमेंट बॉक्स में अच्छा लगता है, बुरा लगता है, जैसे भी लगता है, कोई सजेशन है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक? चलिए, ऑल द बेस्ट, गुड लक।